इस वक्त जो हालात हैं वो सब लोगों को मालूम है। बड़े अच्छे से हम सबके सीनियर बशीर भाई ने उस बात को रखा, उनकी सदारत में इस मीटिंग को हम लोगों ने किया। उसके बाद साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदीब भाई ने बड़े अच्छे अंदाज से सारे मिली मसाइल को रखा और पूरी एक जर्नी बताई कि किस तरह से सन 47 के बाद का वक्त मुश्किल गुजरा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी क़यादत के अंदर अलीगढ़ में किस तरह से वक्त को गुजारा। ज़ैड के फैज़ान साहब ने बड़े अच्छे चीज़ें बताई, तमाम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया। उससे जो मुझे जो समझ में आया, चूँकि मैं अक्सर इन बातों को सुनता रहता हूँ, 120 बेयर मीट हमने अपने टेन्योर में भी अलीगढ़ में भी कराई थी और अक्सर आप लोगों से अलग अलग मुलाकात भी होती रहती है, तो इन सब वाक़यात को सुनता रहता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि सन 47 के जो हालात थे, और चूँकि सन 60 के भी यहाँ पर सदर यहाँ पर मौजूद हैं, 80 वाले भी हैं, 90s वाले भी हैं, और हम तो अब यहाँ पे सबसे जूनियर हैं, 17-18 वाले हैं। तो उस वक्त के जो 60 के जो हालात थे वो बिल्कुल ऐसे ही हालात थे कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डेलीगेशन को बुलाता था, स्टूडेंट यूनियन के डेलीगेशन को, और उसके सदर से डायरेक्ट बातचीत करता था। उसकी दो वजह थी। जो एक वजह जो मैं ये समझ पाता हूँ वो ये थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो योगदान, जो उसका कंट्रीब्यूशन आज़ादी की लड़ाई में था, वो उन लीडरान को मालूम था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अहमियत उनको मालूम थी। इसीलिए बशीर भाई की अहमियत मालूम थी, ज़ैड के फैज़ान भाई की अहमियत मालूम थी और अदीब भाई की अहमियत मालूम थी। क्योंकि आज़ादी हासिल किए हुए ज़्यादा वक्फा नहीं हुआ था, लगभग 20 साल, 15 साल, 18 साल का वक्फा था। और जैसा कि आपने बताया कि पंडित नेहरू उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस ज़माने में तो वक्फा 12-13 साल का ही वक्फा था, तो उनको मालूम था अलीगढ़ की हैसियत क्या है, उसकी वक़्त क्या है। उसके बाद धीरे धीरे हालात बदलते चले गए। इंदिरा गांधी जी का दौर आया और फिर उन्होंने भी अलीगढ़ के लिए बहुत कुछ किया। ज़ैड के फैज़ान साहब ने भी इस बात को बताया। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज इस पस मंज़र में हम क्या कर सकते हैं, हमें उस पर डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हालात बिल्कुल बदल गए हैं। और सही कहा कि सियासी पार्टियों के सामने जाके लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता है। अदीब साहब जैसे सीनियर आदमी जो 60s में प्रेसिडेंट रहे हों, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दौर में रहे हों, बहुत पुराना दौर नहीं है अदीब भाई का। अदीब भाई उस दौर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिस दौर में मुल्क के हालात बड़े अच्छे नहीं थे, बड़े मतलब ऐसे हालात थे कि उस वक्त कहीं ना कहीं से आप देखिए कि जो जिस पॉलिटिक्स से अभी हम लोग गुजर रहे हैं उसकी बुनियाद रखी जा रही थी उस दौर में। उस दौर में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और आपने मजबूती के साथ अपनी बात को रखा। और आज आपको, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से, किसी सियासी बड़े लीडरान से अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो आपको वक्त का इंतजार करना पड़ रहा है। तो अब बिल्कुल हालात बदल गए। आपने ही जो है वो इंदिरा गांधी से फोन पे बात की होगी, उनको मिलने से मना कर दिया होगा। तो इस हालात में हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुसलमान होना, मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ बात करना उतना जरूरी है जितना कभी जरूरी नहीं था। और साथ ही साथ इस वक्त मुसलमान होना बीजेपी के लिए फायदेमंद भी है। मतलब हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, यह बीजेपी के लिए फायदा भी है। और यह बिल्कुल इसी तरह की बात है कि वो एक शेर में कहा गया ना कि एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से निकले। बस इसी तरह की कंडीशन अभी हमारे साथ हो चुकी है। तो हमें कुछ हिकमतन, जैसे प्रोफेसर अली अमीर साहब साबिक सदर हमारे उस्ताद भी रहे हैं, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूं और मैं आपके स्टूडेंट भी रहा हूं सर, बड़ी अच्छी बात की कि हमारी जो आइडेंटिटी है, दिस इज नॉट ओनली मुस्लिम आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी एक यूथ की है। भाई मैं 26-27 साल का नौजवान हूं, तो मैं इस देश के यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस देश को यूथ के रिप्रेजेंट को करने की सलाहियत हमारे अंदर भी है। हमने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क़यादत की है। लेकिन इस सलाहियत को अगर दूसरी कौम के, दूसरी कास्ट के, मैं एक धर्म के नाम पे नहीं लूंगा, मैं इसको कास्ट के नाम पर लेके जाऊंगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स होती है, और खासतौर से ये जो नॉर्थ बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, इसकी पॉलिटिक्स कास्ट के नाम पे होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स निकल के आए अलग अलग यूनिवर्सिटी से, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, AMU हो, BHU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। उन तमाम स्टूडेंट लीडर्स के पीछे उनकी जो वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं बहुत खुल के इस बात को कह रहा हूं, उस कास्ट के लोग, चाहे वो मीडिया में बैठे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में बैठे हो,
चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में बैठे हों, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उन लोगों ने उन तमाम लोगों को हर तरह से बैकअप किया। हमारे जो दानिश्वर तबके के लोग हैं वो इस इंतजार में रहते हैं कि एक लीडर बन के खड़ा हो जाए और उसके बाद हम उसके पास पहुंचे। हमारे जो नौजवान अभी निकल के आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, मुझे भी निकले हुए 3-4 साल हो गए, 4 साल पहले मैं प्रेसिडेंट था, हमारे बाद भी एक यूनियन आई, उसके बाद सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2010 के बाद का दौर अगर हम देखें, 10 से 20 के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे आए, उनके अंदर सलाहियतें भी थी लेकिन वो कहीं नहीं है, आने की कोशिश करते आ नहीं पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। तो जब हम ये लाहे अमल तैयार कर रहे होते हैं तो हमें अदीब साहब के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, हमें अली अमीर साहब की सूझबूझ की ज़रूरत है, हमें जेड के फैजान साहब जिस तरह से बताएं उस तरह से काम करना है। लेकिन काम कौन करेंगे? काम तो नौजवान करेंगे। उन नौजवानों को कैसे मजबूती दी जाए, इस पे बात होनी चाहिए कि जो नए ऑफिस बेयर निकले हैं, आप एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए कि 2010 के बाद के ऑफिस बेयरर या 2000 के बाद के ऑफिस बेयरर, इनके अंदर अभी वो जोश, वो वलवला बाकी है, ग्राउंड पे काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर हम ग्राउंड पे नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हम अच्छी बात है, हम मीटिंग्स करें, हम अलीगढ़ में भी करें, हम लखनऊ में भी करें, हम दिल्ली में भी मीटिंग करें, और मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन उस मीटिंग के बरक्स जमीन पे भी काम नजर आना चाहिए। और हमसे तभी कोई बात करेगा जब वाकई हमारे पास 2-4 ऐसे लोग हों जिनके पीछे कुछ लोग इकट्ठा हो पाए। अगर हमारे पास ऐसे 2-4 लोग नहीं हैं तो हमें उन 2-4 लोगों को बनाना पड़ेगा, या अगर हमारे पास ऐसे 2-4 लोग हैं जिनके पीछे 20, 25 या 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो उनकी कुव्वत को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा कि आज उनके पीछे अगर 100 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनके पीछे कल को 1 लाख लोग कैसे इकट्ठा हो जाए, इसकी कुव्वत को बनाना पड़ेगा। ये हमारे सीनियर यहां मौजूद हैं, उन्होंने मशवरा दिया है। इस पे हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए कि अपने यहां से कम 4-5 ऐसे लोगों को तैयार करें। 2000 के बाद से 2020 तक का वक्फा है, इस बीच में आई थिंक 10 यूनियन आई है, उनमें से कम 3-4 ऐसे लोग हों अलग अलग जगह के, जिनको जो है तैयार किया जाए कि कम से कम उन नौजवानों के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हों। और आप तमाम जितने दानिश्वर लोग हैं, जितने हमारे सीनियर्स हैं, आप लोग बताइए क्या करना है। लेकिन जब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कोई सियासी पार्टी हमारी बात को सीरियस नहीं लेगी। हम 20, 25, 50 लोग ठीक है, हम ऑफिस बेरर थे, हम में वो सलाहियत हो सकती है, हम में वो फिक्र भी है, लेकिन डेमोक्रेसी में हेड्स काउंट होते हैं। हमारे यहाँ बिहार में ये कहते हैं भाई कि अगर आपको अपनी बताना है कि आपकी कितनी कुव्वत है, कितनी हैसियत है सियासत में, तो गांधी मैदान में रैली कर लीजिए। बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ। लखनऊ के अंदर अगर आपको अपनी हैसियत को बताना है तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मीटिंग कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर सिर गिने जाते हैं, और वो सिर जो गिने जाते हैं वो ऐसे नहीं इकट्ठा होते, उनके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। तो कहीं ना कहीं हमको उस मेहनत पे फोकस करना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ फेसेस को आइडेंटिफाई करके किस तरह से हमें बात रखनी चाहिए, उस पर गौर फिक्र करें। हम अगली मीटिंग में करें, इसके बाद भी करें। अगर हम मिल नहीं सकते, क्योंकि अभी कोविड के केसेस लगातार ऐसा लग रहा बढ़ रहे हैं, जूम पे मीटिंग कर सकते हैं हम लोग। जूम के जरिए बातचीत कर सकते हैं कि जब हालात अगर कुछ ऐसे, अल्लाह ना करे कुछ हालात कुछ गड़बड़ हो, लेकिन अगर हालात गड़बड़ होते हैं तब भी हम अपने काम को रोके नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, काम हमेशा अपना हम करते रहें, और अगर इस तरह से अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कुछ रिजल्ट आएगा। शायद मैंने ज़्यादा वक्त भी ले लिया और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल बात कर दी हो तो मैं माजरत भी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बात है जो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा है बिहार में, और मुझे समझ में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, और आप लोगों से सीखा है, अलीगढ़ से सीखा है। तो मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल टू दी पॉइंट अगर काम हो। अगर आज चंद्रशेखर रावण के पीछे अगर लोग हैं तभी तो उससे कोई अलायंस करेगा। अगर चंद्रशेखर रावण के पीछे अगर दलित समाज, वाल्मीकि समाज नहीं खड़ा होगा तो उससे कौन अलायंस करेगा? कल तक सियासी लीडर्स को लग रहा था, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को, कि उनके पीछे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, तो उनपे एक अटैक होता था तो हर पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर उनसे अस्पताल जाते थे मिलने के लिए। अब समझिए, पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स को हमें समझने की जरूरत है कि किस पस मंजर पे पॉलिटिक्स होता है। और आज जैसा कि आपने बताया कि अखिलेश यादव उनसे मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि आज उनकी हालत ज़मीन पे सही नहीं है। तो ज़मीन पे जिसकी हालत सही होगी, बात उसी की मानी जाती है, बात उसी की मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।